गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स में थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा टॉपिक है सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन क्या होता है, किस प्रकार किया जाता है, कब धारिता बढ़ती है, कब घटती है, ये सब कुछ है ना। सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन क्या होता है, जैसे सेल से क्या मिलती है, विद्युत धारा। सेल से क्या मिलती है, विद्युत धारा। जब आवश्यक विद्युत धारा देने वाला सेल उपलब्ध ना हो, जितनी धारा की ज़रूरत पड़ती हो उतनी धारा देने वाला सेल या बैटरी ना हो, तो हम दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ करके आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। वो होता है सेलों का संयोजन। ठीक है ना। जितनी विद्युत धारा की ज़रूरत पड़ती हो उतनी धारा देने वाला एक सेल ना काम कर पा रहा हो, तो दो या दो से ज़्यादा सेलों को जोड़कर उतनी विद्युत धारा हम प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है सेलों का संयोजन। अब सेलों का जो संयोजन होता है वो तीन प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। ठीक है ना। तो जब आवश्यक विद्युत धारा वाला सेल उपलब्ध ना हो पाए तो दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर आवश्यक विद्युत धारा प्राप्त की जाती है, और वो सेलों का संयोजन होता है। सेलों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है। सेलों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है, तीन प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना। सेलों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है। उनमें से पहला नंबर है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। अब ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कब करते हैं, समांतर क्रम संयोजन कब करते हैं, मिश्रित क्रम संयोजन कब करते हैं। तो पहली बात तो ये बता दें कि जो संयोजन होता है विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जबकि संधारित्रों का जब संयोजन आप लोग पढ़ते थे तो संधारित्रों का संयोजन धारिता को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए भी किया जाता था, लेकिन जो सेलों का संयोजन किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत धारा को बढ़ाने के लिए। लेकिन कब श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, कब समांतर क्रम में जोड़ना होगा, वो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के मान पर निर्भर करेगा। क्या सेलों को कब श्रेणी क्रम में जोड़ना है, कब समांतर क्रम में जोड़ना है, वो निर्भर करेगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध पर। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध के मान के आधार पर ये पता चलेगा कि सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना है कि समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है ना। ये अब तो प्रश्न इससे ये बनता है कि सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है या कैसे किया जाता है, और परिणामी धारा का सूत्र बताइए। और कभी कभी ये पूछ देता है कि कब ये संयोजन लाभप्रद होता है, कब नहीं। कभी कभी क्या होता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ भी देंगे तो भी धारा का मान एक सेल के बराबर ही रहेगा, और ऐसे संयोजन से कोई लाभ नहीं होगा। तो कब ऐसा होगा कि लाभ होगा, कब नहीं होगा, तो ये। ठीक है ना। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है, परिणामी धारा का सूत्र बताना है, और ये भी बताना है कि कब संयोजन से लाभ होगा और कब ऐसा होगा कि कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब हम बता रहे हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम
संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए क्या होता है। जब सेल का डायग्राम में ये दिखाया जाता है, ये सेल है, ये सेल, इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये विद्युत वाहक बल है। ठीक है, एक तो ये सेल है, एक और भी सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, विद्युत वाहक बल E है, ये प्लस है, ये माइनस। और भी एक सेल है, ये इसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है, ये प्लस है, ये माइनस। ठीक है ना, ये 3 तो हमने सेल बनाया है। ये जब इन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने का नियम क्या है, ये है धनात्मक सिरा और ये क्या है, ऋणात्मक। सेल का ये धन सिरा, ऋण सिरा, सेल का ये धन सिरा, ये ऋण सिरा, सेल का ये धन सिरा, ये ऋण सिरा। तो जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है, तो पहले वाले सेल के ऋण सिरे को दूसरे वाले सेल के धन सिरे से जोड़ देंगे, इसको इससे। फिर दूसरे वाले सेल के ऋण सिरे को तीसरे वाले सेल के धन सिरे से जोड़ दिया जाएगा। ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। क्या कहा हमने, पहले सेल के ऋण को दूसरे के धन से, दूसरे के ऋण को तीसरे के धन से, तीसरे के ऋण को चौथे के धन से, ऐसे जोड़ते चले जाना है। तो ऐसे कब तक कहेंगे, इससे अच्छा ये है कि ये कह दो कि प्रत्येक का ऋण अगले वाले के धन से, किसी का भी ऋण अगले वाले के धन से। किसी भी सेल का जो ऋण वाला सिरा होगा वो अगले वाले के किससे जुड़ेगा, धन से। यदि कहा जाए कि 5वें का ऋण किससे जुड़ेगा, तो 6वें के धन से। 7वें का ऋण किससे जुड़ेगा, तो 8वें के धन से। यानी प्रत्येक का सेल का ऋण वाला सिरा अगले वाले सेल के धन सिरे से जोड़ा जाएगा। तो अंत में क्या करेंगे, पहले वाले सेल के धन सिरे, अंतिम वाले सेल के ऋण सिरे के बीच में बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाएगा। तो ये होता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहा हमने, फिर से सुनना। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय प्रत्येक सेल के ऋण सिरे को अगले वाले सेल के धन सिरे से जोड़ दिया जाता है। और अंत में क्या करते हैं, पहले वाले सेल के धन सिरे और अंतिम वाले सेल के ऋण सिरे के बीच में बाह्य प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो देखिए, यानी हम ये कह रहे हैं, इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है, ये इससे जुड़ेगा, हम डैश लगा देते हैं कि और भी सेल इसमें है, और इन दोनों के बीच में क्या जोड़ देते हैं, बाह्य प्रतिरोध R, ये रहा। ठीक है ना, ये है R। ठीक, इससे प्रवाहित होने वाली धारा जो भी होगी I, इनसे प्रवाहित होने वाली धारा ये होगी संयोजन से। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय प्रत्येक सेल के ऋण सिरे को अगले सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है। क्या कहा, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय प्रत्येक सेल के ऋण सिरे को अगले सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है। अंत में पहले सेल के धन सिरे व अंतिम सेल के ऋण सिरे के बीच बाह्य प्रतिरोध R जोड़ दिया जाता है। ये रहा, ये सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय प्रत्येक सेल के ऋण सिरे को अगले सेल के धन सिरे से जोड़ा जाता है। अंत में पहले सेल के
ये धन सिरे व अंतिम सेल के ऋण सिरे के बीच में बाह्य प्रतिरोध R जोड़ दीजिए। ये एन सेल है, मान लो यहाँ डैश डैश है ना, डैश डैश लगाए हैं, इसका मतलब एन सेल है। क्या है? एन सेल। हम अब यहाँ सूत्र लाना चाहेंगे। देखिए, मान कर चलते हैं कितने सेल जुड़े हैं, एन सेल। एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और उन सब का विद्युत वाहक बल ई और आंतरिक प्रतिरोध समान है। हम मान के चलते हैं कि एन सेल हैं। क्या है? एन सेल। अब इसके देखिए, धारा का सूत्र लाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये बता दें, स्टेप सुन लीजिए। जितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका कुल विद्युत वाहक बल लाइए। क्या? जितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उन सब का कुल विद्युत वाहक बल लाइए। जितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका कुल आंतरिक प्रतिरोध लाइए। क्या कहा? जितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका कुल विद्युत वाहक बल लाइए। जितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका कुल आंतरिक प्रतिरोध लाइए। और जब कुल आंतरिक प्रतिरोध मिल जाए तो बाह्य प्रतिरोध को भी उसके साथ जोड़ दीजिए। कुल आंतरिक प्रतिरोध जब आ जाए तो उसके साथ किसको जोड़ देना है? बाह्य प्रतिरोध को। और जब बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। और जब कुल प्रतिरोध मिल गया, कुल विद्युत वाहक बल मिल गया, तो कुल धारा बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है? क्या कहा हमने? जितने सेल होंगे उन सब का कुल विद्युत वाहक बल ला लो। जितने सेल होंगे उनका कुल आंतरिक प्रतिरोध ला लो। और कुल आंतरिक प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दीजिए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाए। एक बार कुल आंतरिक प्रतिरोध है, एक बार परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध का मतलब है आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध मिला के। और जब आ जाए ये सब, तब विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध कर दीजिए तो धारा का सूत्र मिल जाएगा। और धारा का सूत्र मिल जाने के बाद दो कंडीशन लगा देंगे कि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम है तो क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम है तो क्या होगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, मान लिया एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनका विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध R समान है। बात को समझना, जितने सेल हैं उन सब का विद्युत वाहक बल ई समान है, जितने सेल हैं उन सब का आंतरिक प्रतिरोध समान है। ये ना समझ बैठना कि आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल समान है। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि ई और R समान है। जितने सेल हैं सब के लिए ई समान है, जितने सेल हैं उन सब के लिए R समान है, ये आए बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि ई और R आपस में बराबर हैं। सबका ई बराबर है, सबका R बराबर है, पर ई और R एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये मीनिंग ना निकाल लेना। ठीक है ना? मान लिया एन सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं जिनका विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध R समान है, तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर E प्लस ई कितने पदों तक? n पदों तक। कितने पदों तक होगा ये? n पदों तक। तो बराबर कितना हो जाएगा? n तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर R प्लस डैश डैश कितने पदों तक? n पदों तक ये भी, तो बराबर क्या हो जाएगा? NR। यदि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर R प्लस NR। R प्लस R डैश तो R प्लस NR, इसको हम R डैश मान लेते हैं। कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश बराबर NR। तो R प्लस R डैश, ये R डैश है तो NR हो गया। तो ये क्या हो गया? कुल आंतरिक प्रतिरोध किसका? परिपथ का। यहाँ बात ध्यान रखना,
ये कुल आंतरिक प्रतिरोध है, यानी टोटल स्मॉल आर कितना है। और ये कुल प्रतिरोध मतलब परिपथ का, तो आंतरिक और बाह्य मिला के तो ये हो गया। ये रहा कुल प्रतिरोध, ये रहा कुल विद्युत वाहक बल, और धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। ठीक है ना। देखिए तब परिणामी धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो आई बराबर NE बटे R प्लस NR। ये है परिणामी धारा का सूत्र। जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, N सेल श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, सबका विद्युत वाहक बल समान रहेगा, सबका आंतरिक प्रतिरोध R समान रहेगा, तो उससे कुल मिलने वाली धारा I बराबर NE अपान R प्लस NR होगा, है ना। अब विशेष परिस्थिति की बात करते हैं। विशेष परिस्थितियाँ, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से अत्यंत कम हो, अर्थात R कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से अत्यंत कम हो, अर्थात R लेस देन, तो NR की उपेक्षा करने पर, NR की उपेक्षा करने पर, तो I बराबर होगा NE बटे R। तो I बराबर N गुणे E बटे R। तो I बराबर N गुणे ये एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। बताओ, E बटे R मतलब एक सेल से प्राप्त धारा। ये आपको बता दें, I बराबर ये जो फार्मूला होता है E बटे R प्लस R, यदि इसकी उपेक्षा कर देंगे तो I बराबर E बटे R होगा। यदि इसकी उपेक्षा कर देंगे तो E बटे R बराबर I होगा कि नहीं। और यदि मान लीजिए इसकी उपेक्षा कर दें, इसकी, तो E बटे स्मॉल r बराबर भी क्या होगा I। मतलब यदि इसमें चाहे E बटे कैपिटल R रहे तो भी I, और यदि E बटे स्मॉल r रहे तो भी I। ठीक है ना। तो यहाँ इसीलिए लिख दिया एक सेल से प्राप्त धारा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 5 तो सेल होते, कितने सेल, 5, तो N बराबर 5, और एक सेल 2 एम्पियर धारा देता। सेल कितने होते, 5, तो N बराबर 5, और एक सेल 2 एम्पियर धारा देता, तो 5 गुणे 2 यानी 10 एम्पियर। यानी एक सेल यदि 2 एम्पियर धारा देता और 5 ठो सेल होते और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता, तो कितनी धारा हो जाती, 10 एम्पियर, यदि ये कंडीशन होती तो। ठीक है ना। और यदि मान लीजिए इसकी उल्टी कंडीशन है तो क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखना, यदि कैपिटल R इज मोर लेस देन स्मॉल r, तो कैपिटल R की उपेक्षा करने पर, दूसरी स्थिति है कैपिटल R की उपेक्षा करने पर, तो I बराबर हो जाएगा NE अपान NR, यही से कैंसिल हुआ, तो I बराबर E बटे R। तो I बराबर एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। अब बताओ, सेल अब भी N है, सेल कितने हैं, N। अब सोचो, N सेल हैं और ये कंडीशन है, N सेल हैं और ये कंडीशन है, यानी 5 ठो सेल हैं। मान लो 5 ठो सेल हैं और हर सेल 2-2 एम्पियर की धारा देता है, हर सेल 2-2 एम्पियर की धारा देता है, 5 ठो सेल हैं और कंडीशन ये है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अब भी 2 एम्पियर आएगी, जबकि ये कंडीशन होने पर कितना आ रहा था, 10 एम्पियर। क्या समझ में आया। यदि 5 ठो सेल हैं, हर सेल 2-2 एम्पियर की धारा देता है,
तो ये वाली कंडीशन होती तो कितने एम्पियर हो जाता, 10 एम्पियर। और यदि 5 सेल हैं या 2-2 एम्पियर की धारा देते हैं और कंडीशन ये है, तो कुल मिला के भी धारा कितनी आ रही है, 2 एम्पियर। तो अब बताओ फायदे की कंडीशन कौन है, ये वाली कि ये वाली? ये वाली। 5 सेल जोड़े तो 10 एम्पियर आ रहा है तो फायदा है, और इसमें 5 सेल जोड़े हैं फिर भी 2 एम्पियर आ रहे तो कोई फायदा नहीं। तो यानी कुल मिला के आपसे ये पूछा जाएगा कि सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ना चाहिए, तो उसका आंसर होगा कि सेलों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ना चाहिए जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से अत्यंत कम हो, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। अन्यथा देख ही लो, सेल जुड़े हैं n के n और धारा मिल रही 1 के बराबर है, कोई फायदा नहीं। तो इस कंडीशन के होने पर सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, और ये कंडीशन होने पर सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला कि सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से अत्यंत कम हो, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। चाहे जितने सेलों की भीड़ लगा दो, पर यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से कम है तो चाहे जितने सेल जोड़ोगे धारा 1 सेल के बराबर ही रहेगी, ये फार्मूला कहता है। ठीक है ना? तो लास्ट में लिखे देते हैं, स्पष्ट है कि, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्पष्ट है कि सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जबकि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से अत्यंत कम हो, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। कैसे कोई लाभ नहीं होगा? 1 के बराबर धारा आती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध सब मिला के आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अत्यंत कम हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो चाहे आप 1000 सेल जोड़ दोगे पर 2 एम्पियर की धारा दे रहा है, तो 1000 सेल जोड़ने के बाद भी 2 एम्पियर की धारा आएगी यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से अत्यंत कम है तो। और यदि मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से कम है और 1000 सेल जोड़ेंगे, हर सेल 2 एम्पियर की धारा देता है तो 2000 एम्पियर हो जाएगी। तो ये रही फायदे की कंडीशन। अब वो एक है जो कि उसमें कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है ना? तो ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। कैसे जोड़ते हैं तो बता ही दिया, प्रत्येक ऋण अगले वाले के धन से जोड़ा जाता है, ये भी कन्फर्म हो गया। ये फार्मूला जो बनाया गया है सेलों का विद्युत वाहक वाला आंतरिक प्रतिरोध समान होने पर, स्टेप हमने बताया कि जितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों उनका कुल आंतरिक प्रतिरोध ला लो, फिर जितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कुल का कुल विद्युत वाहक बल ला लो, और कुल आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाए, और फिर धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, और हल कर दिया, 2 कंडीशन लगा दिया। ठीक है ना? अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट लेक्चर में आप समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। इसके पहले का यदि आप लोग देखना है तो इसके पीछे लेक्चर में देख सकते हो, और इसके आगे का वीडियो आपको जानकारी मिलती रहे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी आता रहेगा कि कब क्या हमने वीडियो में डाल दिया है। थैंक यू।